हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन सीए फाइनल एफआर में हमारे पीएनएल ओसीआई रिटेन अर्निंग की एक समरी डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि समरी में क्या है। जगह जगह पर हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पीएनएल काम में आता है, हमें बताया जाता है। बेसिक बात हमें पता है कि सारे के सारे इनकम एक्सपेंसेस पीएनएल में जाते हैं, ठीक है, ये बात तो हमें जनरली पता है। लेकिन जगह जगह पर अलग अलग इंडेक्स में बताया जाता है कि इसका गेन लॉस पीएनएल में जाएगा, ये वाला अमाउंट पीएनएल में जाएगा, ये अमाउंट ओसीआई में जाएगा, ये अमाउंट रिटेन अर्निंग में जाएगा, इस तरह से। तो बहुत सारी जगहों पर ये तीन शब्द काम में आते हैं। तो मैंने क्या करा, जहाँ जहाँ पर भी ये तीन शब्द काम में आते हैं उस चीज़ को यहाँ पे समराइज़ करने की कोशिश करी है, एक इंडेक्स को छोड़ के। वो इंडेक्स जब अपन उसमें पहुँचेंगे, बेसिकली वो इंडेक्स 110 है। मैंने क्यों नहीं करा समराइज़, उसको मैं आपको आगे जा करके इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस समरी को एक बार डिस्कस करते हैं। ये मैं उम्मीद करूँगा कि ये पीडीएफ आपके ज़रूर काम में आएगी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, रिवाइज करने में, कि कहाँ कहाँ पर ये तीन शब्द हमारे काम में आते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इन चीज़ों को लेकर के, क्या ओसीआई क्या रिटेन अर्निंग, इसलिए मैंने समरी प्रिपेयर करी, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अपन एक नेटवर्थ की कैलकुलेशन करते हैं। नेटवर्थ की कैलकुलेशन करते वक्त हमें यहाँ पे पीएनएल का बैलेंस एडलेस करना होता है, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को इसमें इंक्लूड करा। आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे कि ये किस तरह की पीडीएफ है, ठीक है। तो अपन नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐड सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐड जनरल रिजर्व, ऐड या लेस। अगर पीएनएल का पॉजिटिव बैलेंस होगा तो अपन ऐड कर देंगे, अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो लेस कर देंगे। लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स नॉट रिटन ऑफ, उससे हमारी क्या आ जाएगी, नेटवर्थ आ जाएगी। दूसरा चैप्टर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में अपन कैपिटल मेंटेनेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, जहाँ पर अपन रिटेन्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते वक्त जब अपन क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं उसमें अपन पीएनएल का बैलेंस यहाँ पे जिक्र आता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड करा। चलो, तो अपन कैसे निकालेंगे रिटेन प्रॉफिट। तीन तरह से रिटेन प्रॉफिट कैलकुलेट हो सकता है। तीन इसके क्या होते हैं, केस होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर, और एक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तीनों के केस में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, लेस कैपिटल टू बी मेंटेन्ड, उससे क्या आ जाएगा, हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल तीनों केस में एक तरह से निकलती है, ओपनिंग एड या लेस प्रॉफिट लॉस जो उस साल में हुआ, लेस कोई कैपिटल विड्रॉ करी हो तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। सॉरी, ये बात तो हमें 11th क्लास का फॉर्मूला सिंपल सा, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस विड्रॉन इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। लेस कैपिटल टू बी मेंटेन्ड, अब ये कैसे आएगी, ये तीनों केसेस में अलग अलग होती है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस से हिस्टोरिकल कॉस्ट में तो डायरेक्टली आप ओपनिंग कैपिटल ले लो। जब करंट परचेजिंग पावर की बात आ रही है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट अमाउंट निकालेंगे, जैसे ओपनिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस का इंडेक्स। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, इनटू ईयर एंड का प्राइस इंडेक्स। अपन किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, परचेजिंग प्राइस के बेसिस पे। तो अपन क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इनटू डिवाइडेड बाय ईयर बिगनिंग, ये भी बिगनिंग की कैपिटल है, ये भी बिगनिंग का प्राइस इंडेक्स है। तो हमारे पास एक कांस्टेंट फिगर आ जाएगा, इसको डिवाइड करके उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर एंड के प्राइस इंडेक्स से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल टू बी मेंटेन्ड आ जाएगी। और सेम यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, बस यहाँ पे अपन प्राइस इंडेक्स की जगह प्रोडक्ट का प्राइस ले लेंगे। जैसे यहाँ पे अपन प्राइस इंडेक्स लेते थे, आपको क्वेश्चन में फिगर्स गिवन होंगे, जैसे अपन यहाँ पे प्राइस इंडेक्स लेते हैं, यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस ले लेंगे। वही ईयर एंड प्रोडक्ट प्राइस डिवाइड बाय ईयर बिगनिंग प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ओपनिंग कैपिटल। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटेन प्रॉफिट आ जाएगा। ये इसमें इतना सही कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स टू इन्वेंट्रीज। इंडेक्स टू इन्वेंट्रीज में अपन एक कैलकुलेशन करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेशन की, जो अपन ने इंटर में भी बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा हुआ होता है। वहीं पे अपन बेसिकली इस चीज़ को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालेंगे, नोट हायर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या फिर एक्चुअल यूनिट्स जितने प्रोड्यूस हुए उन दोनों का हायर अपन ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो भी हायर यूनिट्स आएंगे अपन उसको यहाँ पे अपन फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इसमें कैलकुलेट कर लेंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड या एलोकेटेड। इस अभी मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना ऐड करूँ, एक्चुअल यूनिट्स जितने प्रोड्यूस करे इनटू स्टेप 1 में जो अपन ने रेट निकाली, और जो बचे हुए होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, पीएनएल में चले जाएंगे। समझ में आ गया आपको बात, ये आपको पता होगा, बेसिकली अपन इंटर में ही इस चीज़ को पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह निकालना कि अभी कितने एब्जॉर्ब होंगे, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए वो रिमेनिंग बच गए तो वो कहाँ चले जाएंगे, पीएनएल में चले जाएंगे। इंडेक्स 2 में ही एक चीज़ और आती है अपनी, इन्वेंट्री एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस। उसमें अपन क्या करते हैं, डेफर्ड पेमेंट प्राइस यानी आगे बाद में जाकर अपन जब कैश पे करेंगे थोड़े टाइम के बाद, लेस कैश प्राइस, नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स परचेज प्राइस और पीवी ऑफ कैश फ्लोज। या तो अपने कोई क्वेश्चन में गिवन होगी डायरेक्टली, अगर नहीं भी गिवन हो तो अगर अपने को कैश फ्लोज गिवन हो तो उसको अपन पीवी कर लेंगे। आज की कैश प्राइस कितनी है उसकी, तो जो आज की कैश प्राइस है उसकी वो, और जो डेफर्ड पेमेंट में आगे जाकर के पे करूँगा फॉर एग्जाम्पल 2 साल के बाद, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ओवर द पीरियड का इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समय के साथ ये समझ में आ रहा है कि ये पीडीएफ किस तरह की है और इस पीडीएफ में मैंने क्या क्या इंक्लूड करा हुआ है। जहाँ पर भी पीएनएल ओसीआई रिटेन अर्निंग आती है वो भी ओसीआई रिटेन अर्निंग भी आगे आएंगी, जैसे जैसे इंडेस अपन आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंडेस 7 अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जब अपन इनडायरेक्ट मेथड करते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर पीएनएल, एड टैक्स पेड चार्ज टू पीएनएल, हमारे पास क्या आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर अपन उसमें क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करते हैं, ऑपरेटिंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के चेंज का एडजस्टमेंट करते हैं, और कोई नॉन ऑपरेटिंग नेचर या एक्सेप्शनल होता है तो उसको अपन वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा, यहाँ पे पीएनएल वगैरह आ रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट हमारा इंडेस 12 इनकम टैक्सेस। करंट टैक्स एंट्री, करंट टैक्स एंट्री इज मेड आइदर थ्रू पीएनएल और ओसीआई डिपेंडिंग ऑन द आइटम ऑन विच इट इज़ क्रिएटेड। आइटम बाय आइटम पे डिपेंड करेगा कि उसकी जो करंट टैक्स की अपन एंट्री करेंगे वो अपन पीएनएल के थ्रू करेंगे या फिर ओसीआई के थ्रू करेंगे। कैसे, ये डिपेंड करता है कि उस आइटम से रिलेटेड जो गेन लॉस होते हैं वो कहाँ जाते हैं। अगर उस आइटम से रिलेटेड गेन लॉस पीएनएल में जाते हैं तो करंट टैक्स की एंट्री पीएनएल से होगी, अदरवाइज ओसीआई से होगी। रिकॉग्निशन एंड रिवर्सल ऑफ डीटीए डीटीएल, रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं डीटीए को, डीटीए टू टैक्स एक्सपेंस, पीएनएल या ओसीआई वही डिपेंड करता है। सेम यहाँ पर डीटीएल वही, बस रिवर्स एंट्री हो जाएगी, असेट है लायबिलिटी है, बेसिक बात। रिवर्सल, ये जो एंट्री करी उसको रिवर्स कर दो, बेसिक बात। प्रेजेंटेशन ऑफ डीटीए डीटीएल इन पीएनएल और ओसीआई, प्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीटीए डीटीएल। फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीटीए डीटीएल कितना होता है, टेम्पररी डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। जो हमारा फाइनल जो अपन बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो कहते हैं अपन उसको फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीटीए डीटीएल लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीटीए डीटीएल। तो इस साल का अपने पास आ जाएगा कि पीएनएल या ओसीआई में अपन ने कितना डीटीए डीटीएल दिखाया, कितना अपन ने पीएनएल ओसीआई में डीटीए डीटीएल रिकॉर्ड करा। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर पीएनएल और ओसीआई का जिक्र हमारे यहाँ पे आता है कि भाई साहब हम करंट टैक्स को और डेफर्ड टैक्स को पीएनएल या ओसीआई से क्रिएट करते हैं। डिपेंड करता है कि अगर उस जो आइटम है, वो जो असेट है या जो लाइबिलिटी है, अगर उससे रिलेटेड फेयर वैल्यू गेन लॉस पीएनएल में जाते हैं तो उससे रिलेटेड डीटीए डीटीएल पीएनएल से बनेगा। अगर फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई से जाते हैं तो उसका डीटीए डीटीएल ओसीआई के थ्रू बनेगा। चलो नेक्स्ट इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर इंसिडेंटल ऑपरेशन से कोई इनकम हुई है तो कहाँ जाएगी, पीएनएल में जाएगी। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी पे जो अपन इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पीएनएल में रिकॉर्ड होगा। डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स सेम बिल्कुल जो अपन ने अभी इन्वेंट्री में ओपन पड़ा, डेफर्ड पेमेंट प्राइस लेस कैश प्राइस, जो इंटरेस्ट होगा ओवर द पीरियड वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। प्रॉफिट या लॉस, अगर एक्सचेंज ऑफ असेट्स पे कोई प्रॉफिट लॉस होता है अपना वो पीएनएल में जाएगा। डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा, हमें पता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में से लेंगी यार, ये तो हमें पता है, ये क्यों लिखा, जैसे ये वाला पॉइंट डेप्रिसिएशन चार्ज टू पीएनएल, ये क्यों लिखा, बस मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे पीएनएल का आ रहा था तो मैंने ये पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया। तो हो सकता है आपको कई जगह पे लगे कि यार ये भी क्यों लिख दिया, तो जनरल हमें पता है, लेकिन कोई बात नहीं। गेन लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन या सेल ऑफ पीपी कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। डैमेज पीपी इंश्योरेंस इनकम कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। और रीवैल्यूएशन गेन लॉस भी कहाँ जाता है हमारा, पीएनएल या ओसीआई से जाता है। कैसे, उसकी एक टेबल मैंने नीचे प्रिपेयर करी है, उस टेबल को अपन पढ़ लेते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन होता है, तो उसमें अपन चेक करते हैं अगर रिवैल्यूएशन पॉजिटिव है यानी इंक्रीज हुआ है वैल्यू में, अपन फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं बेसिकली हमारे कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन पॉजिटिव है यानी फेयर वैल्यू ज़्यादा है, इंक्रीज है, तो अपन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन गेन को ओसीआई में डाल देंगे। अगर रिवैल्यूएशन नेगेटिव है, डिक्रीज है वैल्यू में, तो अपन क्या करेंगे, पीएनएल में डाल देंगे, रिवैल्यूएशन लॉस को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन लॉस इन पीएनएल। सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन बाद में आगे जाकर वापस, अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पॉजिटिव अपन चेक करेंगे क्या पहले रिवैल्यूएशन पॉजिटिव ही था, क्या पहले भी पॉजिटिव ही था, इस बार ही पॉजिटिव है, हाँ, तो उसको कहाँ डाल देंगे, गेन को ओसीआई में डाल देंगे। लेकिन पहले नेगेटिव था, इस बार पॉजिटिव है, स्टेप 1 क्रेडिट टू पीएनएल अप टू प्रीवियस लॉस डेबिटेड टू इट। जो पहले अपन ने नेगेटिव में जो अपन ने डेबिट करा हुआ होगा पीएनएल को, उसको पहले रिवर्स कर दो और बचा हुआ जो गेन है उसको कहाँ डाल दो, ओसीआई में डाल दो। सिमिलर केस ये वाला, सब्सिक्वेंट अगर नेगेटिव में चला जाता है, पहले लेकिन पॉजिटिव था तो पहले ओसीआई में डाला होगा, उसको रिवर्स कर दो। बचा हुआ जो डिक्रीज है उसको कहाँ डाल दो, पीएनएल में डाल दो। लेकिन पहले भी नेगेटिव ही था, अभी भी नेगेटिव हो गया वापस से, तो वापस से उसको पीएनएल में ही ट्रांसफर कर दो। चलो नेक्स्ट, अब ये जो ओसीआई का सरप्लस निकल के आया, ये जो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस है ओसीआई, इसका क्या करें, इसकी अकाउंटिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई। कंपलसरी एडजस्टमेंट और एक ऑप्शनल एडजस्टमेंट। सबसे पहले अपन कंपलसरी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। इफ पीपी इज डी रिकॉग्नाइज्ड और इफ पीपी इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल अंडर इंड एस 105, देन बैलेंस ऑफ दिस रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई विल बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन अगर ऑप्शनल एडजस्टमेंट है, क्या होता है ऑप्शनल एडजस्टमेंट, सम ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई मे बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग एज द असेट इज यूज्ड बाय द एंटिटी, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम भी थोड़ा थोड़ा करते करते ये ओसीआई का बैलेंस, जैसे यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक साथ जा रहा है, कब जा रहा है, या तो पीपी डी रिकॉग्नाइज होगी तब, या फिर जब पीपी क्लासिफाइड हो जाएगी हेल्ड फॉर सेल तब।
यानी एक बार में पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा। लेकिन इस वाले में ऑप्शनल एडजस्टमेंट में थोड़ा थोड़ा करते करते रिटेन अर्निंग्स में ओसीआई का अमाउंट जाता है। किस तरह से डेप्रिसिएशन के रेशियो में, यानी डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन, जो नए अमाउंट पे नया डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल या हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा उतने अमाउंट को विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांसफर करते जाओ रिटेन अर्निंग्स में। ये ऑप्शनल एडजस्टमेंट है। अगर कंपनी ऑप्ट कर रही होगी तो आपको क्वेश्चन में बताएंगे, नहीं कर रही होगी तो नहीं बताएंगे। मान के चलना होता है अपने को कि कंपनी इसमें ऑप्ट नहीं कर रही है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बोला हुआ हो। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा जो ये वाला जो ओसीआई का सरप्लस निकल के आता है हमारे यहाँ पे, ये वाला जो ओसीआई है, ये जो ओसीआई है, इस ओसीआई का मैं क्या करूँ, तो एक होता है कंपलसरी एडजस्टमेंट और एक क्या होता है ऑप्शनल एडजस्टमेंट। ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू ओसीआई इज नॉट मेड थ्रू पीएनएल, ये रिक्लासीफाइड टू पीएनएल नहीं है, ये डायरेक्टली ओसीआई से कहाँ जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। पीएनएल से होकर के रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगा, बेसिकली डायरेक्टली ओसीआई से कहा जाएगा रिटेन अर्निंग में। अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग्स। चलो अब एक इसमें कंसेप्ट और आता है जिसमें हम चेंज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी की बात करते हैं। कहाँ पर, जब रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा हो। डीकमिशनिंग लायबिलिटी का चेंज जब रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा हो। अगर इंक्रीज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी के कंपोनेंट में इंक्रीज हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इफ एनी ओसीआई बैलेंस इज एग्जिस्टिंग इन रीवैल्यूएशन सरप्लस देन डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस अप टू दैट अमाउंट। उसको पहले खत्म कर दो, बैलेंस इंक्रीज जो होगा वह पीएनएल में डाल दो। डीकमिशनिंग बेसिकली क्या होगी इसकी एंट्री, रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई पीएनएल डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। इंक्रीज हो रही डीकमिशनिंग लायबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट होगी। तो सबसे पहले आप ओसीआई का बैलेंस रिवर्स कर दो अगर कुछ है उसमें तो, और बचा हुआ जो इंक्रीज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी है उसको कहाँ डाल दो, पीएनएल में डाल दो। सिमिलर विद द डिक्रीज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी, इफ एनी प्रीवियस डेफिसिट इज चार्ज टू पीएनएल, सबसे पहले उसको आप क्रेडिट कर दो। डिक्रीज हो रहा है डीकमिशनिंग लायबिलिटी, यानी डीकमिशनिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू ओसीआई। अगर कुछ अमाउंट पहले से है पीएनएल के अंदर उसको रिवर्स कर दो, बचा हुआ रिवैल्यूएशन सरप्लस आप बचा हुआ जो डिक्रीज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी है वो आप कहाँ डाल देंगे, अपन ओसीआई में इंक्रीज कर देंगे। बेसिकली एक लायबिलिटी इंक्रीज होगी एक डिक्रीज होगी ना, डीकमिशनिंग लायबिलिटी साइड डिक्रीज हो रही है तो एक लायबिलिटी बढ़ेगी भी तो सही, तभी तो बैलेंस शीट मैच रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंडेक्स 19 हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स। किसी भी तरह की सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कोई भी बोनस कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है। एक होता है हमारा इसमें कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं अक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंस का, अक्यूमुलेटिंग पेड एब्सेंस, पेड लीव्स। उसमें दो केस अपने होते हैं, एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू कैश पेमेंट या फिर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कैश पेमेंट बट दे कैन टेक एक्स्ट्रा लीव्स। या तो एम्प्लॉयज़ अगले साल उस जो उनकी अनयूज्ड लीव्स हैं उनका कैश में पेमेंट ले सकते हैं या फिर वो उनको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। दो तरह के ऑप्शन इसमें होते हैं। व्हेन द ऑब्लिगेशन विल एग्जिस्ट इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जो इनिशियल ईयर है उसमें अपन क्या एंट्री करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बैंक, सैलरी की एंट्री, और लीव कंपनसेशन जो हम जिसकी एंट्री कर रहे हैं पेड लीव्स एब्सेंस की, उसका अपन एक कंपनसेशन का अकाउंट बनाते हैं। कहाँ से, पीएनएल के थ्रू। तो लीव कंपनसेशन टू प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर अगर हमारा कैश में पेमेंट हो रहा है तो अपन क्या होगा, नॉर्मली सैलरी तो फुल अमाउंट से चली जाएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बैंक नॉर्मल एंट्री, और ये जो प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन अपन ने बनाया था उसको अपन बैंक से पे कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये कैश ऑल्टरनेटिव्स के अंडर फॉल कर रही है ये वाली एंट्री, तो कैश में पेमेंट हो जाएगा एम्प्लॉयज़ को जो अनयूज्ड लीव्स हैं उसका। तो प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन टू बैंक। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा लीव ले सकते तो उस केस में क्या एंट्री होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, फुल सैलरी माइनस प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, फुल सैलरी माइनस प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर लीव कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक एंट्री इसमें यहाँ पर हो जाएगी। तो ये दोनों अलग अलग एंट्री हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपने इंडेक्स 19 में इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा पीएनएल का जिक्र आ रहा था तो मैंने इस चीज़ को इसमें इंक्लूड कर दिया। चलो इसी में एक नेक्स्ट कंसेप्ट डेफर्ड कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस का। जो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपन बनाते हैं वो भी अपन पीएनएल के थ्रू बनाते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस उस डेफर्ड कंट्रीब्यूशन का आफ्टर 12 मंथ्स होना है, यानी वो नॉन करेंट है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो पीएनएल के थ्रू हो जाएगा। किससे, हमारी डिस्काउंटिंग रेट से। बेसिक सी बात। डिफाइंड बेनिफिट प्लान अपन उसमें पढ़ते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और एक प्लान असेट। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में किसी भी तरह की करंट सर्विस कॉस्ट पीएनएल में जाती है, इंटरेस्ट पीएनएल में जाता है, एक्चुअल गेन लॉस कहाँ जाता है, ओसीआई में, लेकिन वो नॉट रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल होता है, डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में उसका ट्रांसफर होगा। यानी जो ओसीआई का बैलेंस है बेसिकली वो पीएनएल के थ्रू रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में जाएगा। नॉट रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल, डायरेक्टली गो टू रिटेन अर्निंग। सिमिलर यहाँ पे एक्चुअल गेन लॉस डायरेक्टली ओसीआई में जाएगा, नॉट रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल। किसी भी तरह की पास सर्विस कॉस्ट पीएनएल में चली जाएगी, कर्टेलमेंट गेन लॉस पीएनएल में चल जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का रिटर्न ऑन प्लान असेट कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का लॉस हुआ है असेट सीलिंग की वजह से तो वो कहाँ जाएगा, ओसीआई। सेम वही नॉट रिक्लासिफाइबल वाला केस।
और टर्मिनेशन बेनिफिट्स भी कहाँ चले जाएंगे, पीएनएल में चले जाएंगे। ये हमारा इंड एस 19 का पार्ट, बेसिकली इसमें ओसीआई और पीएनएल का जिक्र इसमें आया, रिटेन अर्निंग का भी इसमें जिक्र आया कि भाई साहब जो इसमें ओसीआई का बैलेंस होता है वो नॉट रिक्लासिफाइड वाला बैलेंस होता है, एनआर वाला बैलेंस होता है जो पीएनएल में नहीं जाता है, वो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में जाता है। नेक्स्ट हमारा इंड एस 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंस। सबसे पहले अपन बात करेंगे मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट की। अगर वो डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है तो क्या करेंगे अपन, राइट इट एज डेफर्ड इनकम इन बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर इट टू पीएनएल ओवर द पीरियड ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ। अगर वो नॉन डेप्रिशिएबल असेट के रिलेटेड है और वो कंडीशनल ग्रांट है, यानी कंडीशंस अटैच्ड है उस ग्रांट से रिलेटेड, कुछ जो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे अपन ने ये अपन मॉनिटरी ग्रांट की बात कर रहे हैं, उसमें अपन ने बड़ा डेप्रिशिएबल है तो नॉन डेप्रिशिएबल प्लस कंडीशनल, राइट इट एज डेफर्ड इनकम इन बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर इट टू पीएनएल इन प्रपोर्शन ऑफ कंडीशन। जैसे जैसे कंडीशन ऑब्लिगेशन हम फुलफिल करते जाएंगे आप उसको कहाँ जा ट्रांसफर करते रहो, पीएनएल में ट्रांसफर करते जाओ। अगर नॉन कंडीशनल है तो पूरा का पूरा अमाउंट एक ही बार में पीएनएल में इनकम दिखा दो। ये अपन ने पढ़ा मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। अपन पढ़ते हैं नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट यानी पैसा नहीं मिला, कोई असेट मिला। कैसा असेट मिला, डेप्रिशिएबल असेट मिला। तो सबसे पहले तो आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दो एंड रिकॉर्ड ग्रांट एट फेयर वैल्यू डेफर्ड इनकम इन बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर इट टू पीएनएल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात, डेप्रिशिएबल असेट है तो एक तो अपन असेट रिकॉर्ड कर देंगे फेयर वैल्यू में हमारे बैलेंस शीट में, और ग्रांट को फेयर वैल्यू डेफर्ड इनकम इन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे एंड ट्रांसफर इट टू पीएनएल ओवर द प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ। समझ में आ गई आपको बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपने ज़रूर अपने इंड एस 20 में इस चीज़ को पढ़ा होगा। अगर नॉन डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है तो असेट को अपन रिकॉर्ड कर देंगे फेयर वैल्यू में और ग्रांट को डायरेक्टली अपन पीएनएल में इनकम के तरह से रिकॉर्ड कर देंगे, डायरेक्टली एक ही बार में रिकॉर्ड कर देंगे। बेसिकली इसका ये मतलब हुआ। चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। अगर रिसीट फॉर एनी पास्ट कंप्लायंस यानी नाउ नो कंडीशंस फर्दर, कोई पास्ट में अपन ने एक्शन करा उसके लिए अपने को ये ग्रांट मिला, यानी अब अपने को आगे कोई एक्शन नहीं करना, एक तरह से नॉन कंडीशनल, तो अपन क्या कर देंगे, डायरेक्टली पीएनएल में रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अगर वो ग्रांट फ्यूचर कंप्लायंस से रिलेटेड है यानी आगे हमें कुछ करना है, यानी वो कंडीशनल है, आगे हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी कंडीशंस, तो अपन उसको डेफर्ड इनकम की तरह से पीएनएल बैलेंस शीट में डाल देंगे और ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में इन प्रपोर्शन ऑफ कंडीशंस। सेम नॉर्मल वाला कि जैसे जैसे कंडीशंस या ऑब्लिगेशंस फुलफिल करते जाएंगे उसको अपन पीएनएल में ट्रांसफर करते जाएंगे। ये अपन ने पढ़ा रिकॉर्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अपन पढ़ेंगे रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, जहाँ पे पीएनएल का जिक्र आता है। अगर वो गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में इनकम की तरह से रिकॉर्ड हुआ है ऊपर, मतलब जब अपन ने उसको रिकॉर्ड करा था तो अपन ने पीएनएल की इनकम की तरह उसको डायरेक्टली पीएनएल में रिकॉर्ड करा था, कोई बात नहीं, डेबिट कर दो वापस पीएनएल को, रीपेमेंट अमाउंट से पीएनएल के थ्रू उसको पे कर दो। अगर डेफर्ड इनकम की तरह से उसको अपन ने रिकॉग्नाइज करा हुआ था तो डेबिट रिमेनिंग डेफर्ड ग्रांट अमाउंट एंड डेबिट टू पीएनएल एनी एक्सेस पेमेंट, यानी टोटल रीपेड जितना बचा हुआ डेफर्ड ग्रांट है सबसे पहले उसको डेबिट कर दो। ठीक है, बैंक से तो पेमेंट आता है तो टू बैंक, डेबिट में क्या करूं, तो जो मेरा बचा हुआ, जैसे हो सकता है ना भाई बीच में कभी बोले कि भाई साहब आप रिफंड कर दो, उसको रीपे कर दो, तो जितना मेरा बचा हुआ ग्रांट है सबसे पहले मैं उसको डेबिट करूंगा। मान लो मेरा बचा हुआ ग्रांट 2 लाख का है लेकिन मुझे जो टोटल रीपेमेंट करना हो 5 लाख का है, तो बैलेंस में 3 लाख पेमेंट पीएनएल से कर दूंगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, डेबिट रिमेनिंग डेफर्ड ग्रांट अमाउंट 2 लाख एंड डेबिट टू पीएनएल एनी एक्सेस पेमेंट। कैसे एक्सेस पेमेंट, टोटल रीपेमेंट अमाउंट 5 लाख माइनस रिमेनिंग डेफर्ड ग्रांट अमाउंट 2 लाख यानी 3 लाख। समझ में आ गई बात? आ गई। इफ वैल्यू ऑफ असेट वॉज रिड्यूस इनिशियली बाय ग्रांट अमाउंट टू रिकॉर्ड द ग्रांट, अपन क्या करेंगे, अगर अपन ने शुरू में असेट की वैल्यू में से उस ग्रांट को रिड्यूस, भाई देखो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ग्रांट को अलग रिकॉर्ड करो, असेट को अलग रिकॉर्ड करो, या फिर नेट में रिकॉर्ड कर दो, यानी असेट माइनस ग्रांट, तो नेट में असेट रिकॉर्ड कर दिया। तो अगर अपन ने इनिशियली इस तरह से रिकॉर्ड करा हुआ है कि अपन ने असेट में से ग्रांट की वैल्यू को कम करा हुआ है तो इंक्रीज कर दो उस असेट की वैल्यू को बाय द रीपेमेंट अमाउंट। सिंपल, समझ में आ गई? आ गई। प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। इस पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में अपन 2 तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो इनकम में अपन डायरेक्टली ग्रांट इनकम दिखा देंगे पूरी की पूरी, ठीक है, या फिर अगर एक्सपेंस से रिलेटेड है वो तो एक्सपेंस विद रेस्पेक्ट टू विच ग्रांट इज रिसीव्ड लेस गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू दैट एक्सपेंस। मतलब अपन ने पढ़ा ना ऊपर एक्सपेंस के रेशियो के बेसिस पे अपन ग्रांट रिकॉग्नाइज करते, तो वही है कि भाई साहब इस साल अपन ने इतना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करा माइनस इस एक्सपेंस के अगेंस्ट मेरे को इतना ग्रांट मिला, मतलब प्रोपोर्शनेटली इतना ग्रांट में अवेल कर सकता हूँ तो उसको लेस कर दो, और जितना मेरा नेट का एक्सपेंस लगा उसको मैं केवल एक्सपेंस दिखा दूंगा। सिंपल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में या तो अपन इनकम में से डायरेक्टली इनकम में ग्रांट को दिखा सकते हैं या फिर एक्सपेंस में से लेस करके दिखा सकते हैं। ये इसका बेसिकली मतलब हुआ। 2 तरह से अपन ग्रांट को शो कर सकते हैं हमारे पीएनएल में। नेक्स्ट, इंड एस 21, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इसमें क्या है, पहला पॉइंट, मॉनेटरी आइटम का रीट्रांसलेशन बैलेंस शीट में डिफरेंस कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा, गेन लॉस। मॉनेटरी आइटम का रीट्रांसलेशन अगर हो रहा है बैलेंस शीट रेट में तो उसका डिफरेंस जो गेन लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। नॉन मॉनेटरी आइटम का रीट्रांसलेशन हो रहा है,
अगर उस नॉन मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड फेयर वैल्यू गेन लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड होता है तो उसका ट्रांसलेशन गेन लॉस भी पीएनएल में जाएगा। अगर फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई में रिकॉर्ड होता है तो उसका ट्रांसलेशन गेन लॉस भी ओसीआई में जाएगा। यहाँ पर पीएनएल ओसीआई रिलेटेड एक पॉइंट। नेक्स्ट, एनी डिफरेंस अमाउंट इन ट्रांसलेटिंग फॉरेन ऑपरेशन विल बी रिकॉर्डेड इन फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व एफसीटीआर ओसीआई। फॉरेन ऑपरेशन, हमारा बाहर कोई ऑपरेशन है, फॉरेन ऑपरेशन एंटिटी का, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन डिफरेंस आते हैं वो कहाँ जाते हैं? एफसीटीआर में जाते हैं। ये ओसीआई में क्रिएट होता है। एफसीटीआर बैलेंस बेसिकली ओसीआई में क्रिएट होता है। ओसीआई का एक पॉइंट। अब इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेरेंट शेयर जो होगा एफसीटीआर का, ये जो अपन ने ऊपर एफसीटीआर बनाया था, फॉरेन ऑपरेशन के ट्रांसलेशन से के बाद जो एफसीटीआर का बैलेंस बनता है फॉरेन ऑपरेशन के ट्रांसलेशन की वजह से, उस फॉरेन ऑपरेशन एफसीटीआर बैलेंस को, अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का केस है, फॉरेन ऑपरेशन है और वो हमारी सब्सिडरी है, तो पेरेंट का शेयर जो एफसीटीआर ओसीआई में आएगा वो कहाँ जाएगा? कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में चला जाएगा। और जो एनसीआई का शेयर होगा एफसीटीआर ओसीआई में वो कहाँ चला जाएगा? एनसीआई में चला जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमारा इंड AS 110 का एक पॉइंट। तो जो पेरेंट का शेयर होगा एफसीटीआर ओसीआई में वो कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में चला जाएगा। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का मतलब पेरेंट का पीएनएल, और जो एनसीआई का शेयर होगा वो एनसीआई में चला जाएगा। अब ये जो एफसीटीआर का बैलेंस है ओसीआई के अंदर, उसको अपन डिस्पोजल पे क्या ट्रीटमेंट होगा वो अपन पढ़ते हैं। डिस्पोजल में या तो फुल डिस्पोजल है उस एंटिटी का, यानी वो फॉरेन ऑपरेशन का, या फिर पार्शियल डिस्पोजल है। अगर फुल डिस्पोजल है तो रीक्लासीफाई कर देंगे अपन एफसीटीआर ओसीआई टू पीएनएल। ओसीआई टू पीएनएल में चला जाएगा अमाउंट, कितना? पेरेंट का शेयर बस। और इसमें अगर पार्शियल डिस्पोजल है तो उसमें अपन रीक्लासीफाई कर देंगे ओसीआई टू एनसीआई में। एनसीआई में अगर पार्शियल यानी कुछ पोर्शन ही अपन ने उसका बेचा, पूरा का पूरा डिस्पोज नहीं करा, कितना? सिर्फ एनसीआई का शेयर। तो ये ध्यान रखने वाली बात होती है पीएनएल ओसीआई से रिलेटेड ही पॉइंट इसमें हमारे इंड AS 21 में, फुल डिस्पोजल और पार्शियल डिस्पोजल का। ठीक है, चलो इसी में एक आखिरी पॉइंट, इंट्रा ग्रुप आइटम एक्सचेंज गेन या लॉस। इंट्रा ग्रुप आइटम पे एक्सचेंज गेन या लॉस, इसमें केस 1, अगर इंट्रा ग्रुप लोन का अमाउंट है, लोन का बैलेंस है, लोन का बैलेंस, और दूसरा बाकी किसी भी तरह का बैलेंस, तो अगर इंट्रा ग्रुप लोन बैलेंस है तो सिंस इट इज अ मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी आइटम क्या होता है? बेसिकली जो कैश में उसको एक्सचेंज है, कैश में रिकवरेबल होता है, मॉनेटरी होता है, पैसे से रिलेटेड। तो लोन क्या होता है? पैसे से रिलेटेड होता है, मॉनेटरी आइटम होता है। तो इट नॉर्मली इट विल गो टू पीएनएल, बट इन सीएफएस इट विल गो टू ओसीआई, रीक्लासिफाइबल टू पीएनएल व्हेन फॉरेन ऑपरेशन विल बी डिस्पोज्ड। ये नॉन रिक्लासिफाइबल वाला आइटम नहीं, ये रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल वाला आइटम है। और किसी भी तरह का अदर इंट्रा ग्रुप केस आइटम हो तो उसमें कहाँ जाएगा? या तो पीएनएल में जाएगा या ओसीआई में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आइटम। तो सिर्फ लोन के लिए वो नॉर्मली तो पीएनएल में जाता है क्योंकि वो मॉनेटरी आइटम है। ऊपर अपन ने पढ़ा था ना कि मॉनेटरी आइटम पीएनएल में जाते हैं। कहाँ पढ़ा था? इसी इंड AS में पहला पॉइंट, मॉनेटरी आइटम कहाँ जाते हैं? पीएनएल में जाते हैं। तो क्योंकि ये लोन मॉनेटरी आइटम है तो नॉर्मली उसको कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा, लेकिन सीएफएस के केस में वो ओसीआई में जाएगा। ठीक है, क्या चीज? इंट्रा ग्रुप आइटम का गेन या लॉस, एक्सचेंज गेन या लॉस। ठीक है, और वो ओसीआई कौन सा वाला होगा? रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल वाला होगा जब फॉरेन ऑपरेशन डिस्पोज हो जाएगा। और अदर इंट्रा ग्रुप आइटम किसी भी दूसरी तरीके का इंट्रा ग्रुप आइटम हो लोन को छोड़ के वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में ओसीआई, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दैट आइटम कि उसका फेयर वैल्यू गेन लॉस पीएनएल में जाता है या ओसीआई में जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंड AS हमारा इंड AS 23 बोरिंग कॉस्ट। इसमें कुछ खास बात नहीं है। इंड AS 23 बोरिंग कॉस्ट, इफ बोरिंग इज नॉट डन फॉर अ क्वालिफाइंग असेट देन बोरिंग कॉस्ट विल बी चार्ज टू पीएनएल। बेसिक सी बात है, क्वालिफाइंग असेट ही नहीं तो जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, बोरिंग कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगी? पीएनएल में चार्ज हो जाएगी। बोरिंग कॉस्ट फॉर रिमेनिंग, अगर कैपिटलाइजेशन हो चुका है, बस कैपिटलाइज आज क्वालिफाइंग असेट रेडी हो चुका है, उसके बाद का साल खत्म नहीं हुआ, तो जितनी बची हुई बोरिंग कॉस्ट है वो भी कहाँ जाएगी? पीएनएल में चली जाएगी। Any exchange gain is recorded in P&L and any exchange loss after including in borrowing cost will also be charged to P&L as finance cost. किसी भी तरह का अगर एक्सचेंज गेन होता है अपने को इंड AS 23 में वो कहा जाता है पीएनएल में जाता है, लेकिन एक्सचेंज लॉस उसको अपन सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करने के बाद भी अगर एक्सचेंज लॉस बच जाता है तो कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा एज फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, चलो इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, एनी एक्सपेंसेस विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल एंड मस्ट बी डिस्क्लोज, बेसिक नॉर्मल सा पॉइंट। इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बेसिकली वही पॉइंट है जो अपन ने इंड AS 2 इन्वेंट्री में फिक्स ओवरहेड्स के लिए पढ़ा था, बस इसमें ईयर टू डेट वाला कंसेप्ट इसमें आ जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इंड AS 34 पढ़ा होगा तो आपको ईयर टू डेट का मतलब पता होगा। कैसे करते हैं अपन फिक्स ओवरहेड को अलोकेट? सबसे पहले अपन निकालते हैं फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, सिंपल वही जैसे अपन इंड AS 2 इन्वेंट्री में पढ़ा था, बस यहाँ पे क्या करेंगे? ईयर टू डेट, सिंपल नंबर ऑफ यूनिट्स भी ईयर टू डेट। इंटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे इंटरिम पीरियड्स की जो बनाता है, जैसे एक साल में 4 क्वार्टर वाइज अगर इंटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी तो 4 क्वार्टर होंगे तो 4 इंटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होंगी उसमें। तो उस तरह से एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पीरियड में अपन क्या करेंगे? फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। कैसे? वही नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स, सेम, लेकिन क्या लेंगे यहाँ पे? ईयर टू डेट वही।
फिर वही स्टेप 1 में जो अपन ने रेट निकाली उसको अपन एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर टू डेट, और जो बैलेंस बच गया उसको अपन पीएनएल में डाल देंगे। सेम सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो अपन ने ऊपर इंडेक्स टू इन्वेंट्री में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स में कहाँ पॉइंट आता है ओसीआई पीएनएल का? सबसे पहले अगर अपन चार्जिंग करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस की और दूसरा होता है रिवर्सल, तो सबसे पहले अपन स्टेप 1, इफ एन अमाउंट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द इम्पेयर्ड असेट देन डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अप टू दैट अमाउंट, और बैलेंस जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। सिमिलर विद द रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट केस, स्टेप 1, if any amount previously charged to revaluation surplus OCI then reverse up to that amount previously charged impairment loss, and balance impairment loss कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में रिवर्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये सब पढ़ा हुआ है। एक बार के लिए एक रिवीजन पीडीएफ है, ठीक है, मैं इसमें बस डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने इस पीडीएफ में करा हुआ है इंक्लूड, और एटलीस्ट आपका एक बार कोर्स पढ़ा हुआ होना चाहिए इस पीडीएफ को समझने के लिए, तो ही आपको ये पीडीएफ समझ में आएगी और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, तो इंडेक्स 36 में सिर्फ 2 पॉइंट ही थे, चार्जिंग ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का, वो अपन ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट इंडेक्स 37 प्रोविजन कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट असेट्स। प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड होता है? पीएनएल के थ्रू रिकॉर्ड होता है, लेकिन वही अगर 1 साल के बाद कोई अमाउंट है, 1 साल से बाद का कोई रिलेटेड अमाउंट है, तो उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो कहाँ चली जाएगी? पीएनएल में चली जाएगी। इंटेंजिबल असेट इंडेक्स 38 रिसर्च फेज के एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? पीएनएल में जाते हैं। और ये वाले सारे जो लाइन है, ये ये जो सारे केसेस हैं वो सारे सेम एज इंडेक्स 16, सेम एज इंडेक्स 16। क्या क्या? अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस पीएनएल में, इंटेंजिबल असेट एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स जिसमें अपन डेफर्ड सेटलमेंट प्राइस माइनस कैश प्राइस करते हैं, प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट्स पीएनएल में, गेन लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन पीएनएल में, और रिवैल्यूएशन गेन लॉस की बड़ी वाली टेबल जो अपन ने इंडेक्स 16 में ऊपर पढ़ी सबसे पहले, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पॉजिटिव नेगेटिव वाला। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडेक्स 40 डेप्रिसिएशन का जाएगा? पीएनएल में जाएगा। डी रिकॉग्निशन या सेल में कोई गेन लॉस होगा? पीएनएल में जाएगा। अगर डैमेज इन्वेंट्री, डैमेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई इंश्योरेंस इनकम आ रही है पीएनएल में जाएगी, रेंटल इनकम आ रही है पीएनएल में जाएगी, और किसी भी तरह की डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट जनरेट रेंटल इनकम कहाँ जाएंगे? पीएनएल में जाएंगे। नेक्स्ट इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर। इनिशियली बायोलॉजिकल असेट को अपन किस पे मेजर करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करते हैं, लेकिन अगर अपन ने एक्चुअल पेमेंट में कोई डिफरेंस है तो गेन लॉस कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा इनिशियली। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल असेट में अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एफईएल सीटीएस की वैल्यू में कोई इंक्रीज डिक्रीज होता है, डिफरेंस कहाँ जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। अगर कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है इन द डेवलपमेंट इन द एनिमल, जैसे एग्जांपल न्यू बॉर्न काफ्स, कोई गाय के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका इंक्रीमेंट हो रहा है उस बायोलॉजिकल असेट का, वैल्यू में तो इंक्रीज हो रहा है ना, बच्चे पैदा आ गए, तो जो इंक्रीमेंट होगा वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? एफईएल सीटीएस पे रिकॉर्ड होगा। कैसे इंक्लूड होगा? थ्रू पीएनएल। यानी बेसिकली अगर कोई एसेट हमारे पास इंक्रीज से काफ्स आ रहा है, न्यू बॉर्न काफ्स, तो न्यू बॉर्न काफ्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, किस पे? एफईएल सीटीएस पे। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस या से प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ बायोलॉजिकल असेट कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। लॉस ऑन डेथ कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। एनी प्रॉफिट लॉस ऑन कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल असेट टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पीएनएल में जाएगा। कोई भी अदर तरीके के एक्सपेंसेस हो बायोलॉजिकल असेट से रिलेटेड पीएनएल में जाएंगे, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी इनिशियली वैल्यूड होगा एफईएल सीटीएस पे, रिकॉर्डेड थ्रू पीएनएल, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेसिकली पीएनएल, किस पे? एफईएल सीटीएस पे। तो इसमें मेरे ख्याल से हाँ, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट, मतलब एग्रीकल्चर के इंडेक्स में गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जो अमाउंट होता है हमारा, अगर वो अमाउंट अनकंडीशनल है तो उसको आप डायरेक्टली पीएनएल में इंक्लूड कर लो इनकम के रूप में। अगर वो कंडीशनल है प्लस 100% कंडीशन इज टू बी मेट टू बिकम एलिजिबल, यानी कंडीशनल तो है ही लेकिन सारी की सारी कंडीशन में फुलफिल करनी पड़ेंगी उस ग्रांट को रिसीव करने के लिए, तो रिकॉर्ड एज डेफर्ड इनकम इन बैलेंस शीट इनिशियली एंड ट्रांसफर टू पीएनएल व्हेन 100% कंडीशन फुलफिल्ड। ओरिजिनली नॉर्मली अपन क्या करते हैं? पहले तो डेफर्ड इनकम के रूप में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे जैसे कंडीशन पूरी होती जाती है उसमें अपन उसमें पीएनएल में डालते रहते हैं। लेकिन ये वाला केस कौन सा है कि पीएनएल में आप तभी डाल सकते हो जब आपकी 100% कंडीशन पूरी हो जाए, तो जब 100% कंडीशन पूरी हो जाएगी तब एलिजिबल हो जाएगा, तब तक के लिए डेफर्ड रहेगा, बाद में पीएनएल में डाल देंगे। पर ये वाला हमारा नॉर्मल केस है, थर्ड वाला प्रपोर्शनेट वाला, तो अभी के लिए डेफर्ड इनकम में डाल दो और जैसे जैसे कंडीशन पूरी होते हैं ना उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते जाओ। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स 101। इंडेक्स 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। किसी भी तरह का डिफरेंस अराइज होता है इंडेक्स 101 में, जैसे अपन इंडेक्स 101 में क्या करते हैं? कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं, कुछ अपने पास ऑप्शनल एडजस्टमेंट होते हैं जिसमें अपन रिट्रोस्पेक्टिव में मेजर कर सकते हैं, या फिर आज अपने को उसकी कोई वैल्यू निकालनी पड़ती है, या फिर जो प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग जो अमाउंट आ रहा है उसी को अपन यूज कर सकते हैं, अपन इंडेक्स 101 में पढ़ते हैं। तो किसी भी तरह का डिफरेंस अराइज हो रहा है इंडेक्स 101 के एडजस्टमेंट्स की वजह से वो कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में जाता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा है जिसका प्रॉफिट लॉस ओसीआई में जाता है, तो उसके जो इंडेक्स 101 के एडजस्टमेंट होंगे उसको रिटेन अर्निंग की जगह आप ओसीआई में ट्रांसफर कर देना।
इफ एनी एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इज डन थ्रू ओसीआई देन रिकॉर्ड डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू इंड एस 101 एडजस्टमेंट्स इन रिकॉर्डेड इन ओसीआई. रिकंसिलेशन बिटवीन टोटल इक्विटी एज पर एएस एंड इंड एस. एएस के अकॉर्डिंग की टोटल इक्विटी निकली हुई और इंड एस के प्रोविजन के अकॉर्डिंग टोटल इक्विटी निकली हुई को रिकंसाइल अपने को करना कैसे करेंगे. सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल एड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस. टोटल इक्विटी आ गई हमारे पास एएस के अकॉर्डिंग. एड लेस कर देंगे एडजस्टमेंट्स रिटेन देंगे ओसीआई में जैसे भी अपन ने करे इंड एस 101 में लेस. ये क्या पॉइंट है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल. अगर सिर्फ फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला एसेंस है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का तो ही लेस करेंगे और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा इक्विटी एस पर इंड एस आ जाएगा. तो बेसिकली अपन ने ये वाली एएस हमारी ये वाली एएस के अकॉर्डिंग टोटल इक्विटी अपन ने बेसिकली क्या करा इसमें इंड एस वाले एडजस्टमेंट्स कर दिए तो हमारे पास इंड एस वाली इक्विटी आ गई निकल करके. रिकंसाइल हो गया बैलेंस. नेक्स्ट इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट हमारा. शेयर बेस्ड पेमेंट हमारा इसको अपन दो तरह के इसमें होते हैं या तो हम कैश सेटेड इक्विटी ईसॉप करते हैं या फिर इक्विटी सेटेड ईसॉप करते हैं. इक्विटी सेटेड ईसॉप के केस में रिकॉर्ड करते हुए अपन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी यहाँ पे पीएनएल आ रहा है. एसबीपी लायबिलिटी टू रिवर्स करना होगा अपने को तो उल्टी कर दो एंट्री. एसबीपी लायबिलिटी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा एक्सरसाइज पीरियड एंड होने पे बाद में तो व्हेन एम्प्लॉय एक्सरसाइज रिमेनिंग बैलेंस ऑफ एसबीपी रिजर्व ये वाला रिमेनिंग बैलेंस ऑफ एसबीपी रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स. ध्यान से इसलिए लिखा है यहाँ पे मैंने इसको. तो एम्प्लॉय एक्सरसाइज कर रहा है यानी एंटिटी के पास पैसा आएगा. एम्प्लॉय शेयर एक्सरसाइज कर रहा है पैसे दे रहा है. एसबीपी रिजर्व डेबिट कर देंगे अपन टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी बी में मगर एग्जिस्ट कर रहा है फेस वैल्यू से ज़्यादा पे अगर एक्सरसाइज प्राइस है तो टू रिटेन अर्निंग बैलेंसिंग अमाउंट. यानी बेसिकली वो अमाउंट होता है कि जितने एम्प्लॉय एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो जो बैलेंस का एसबीपी रिजर्व बचा. भाई साहब यहाँ पे तो अपन एसबीपी रिजर्व पूरा का पूरा डेबिट कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर तो वही वाला अमाउंट आएगा जितने एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे. जरूरी थोड़ी सारे कर लें तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा रिटेन अर्निंग में चला जाएगा. ये हमारा इक्विटी सेटेड ईसॉप. नेक्स्ट हमारा कैश सेटेड ईसॉप सेम वही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपी लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी इक्विटी कैश सेटेड है तो बैंक से पेमेंट होगा. तो कहाँ क्या होगा एसबीपी लायबिलिटी टू बैंक या कैश. यहाँ पे शेयर्स इशू नहीं हो रहे कैश पे हो रहा है. ठीक है. अगर कैंसिलेशन बैलेंस अमाउंट आ रहा है वो भी कहाँ जाएगा पीएनएल में जाएगा. कौन सा कैंसिलेशन बैलेंस अमाउंट. टोटल कैंसिलेशन कंपनसेशन. मान लीजिए टोटल कैंसिलेशन कंपनसेशन लेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एसबीपी रिजर्व. तो जो बचा हुआ रिमेनिंग है वो कहाँ चला जाएगा पीएनएल में चला जाएगा. अगर ईसॉप का जो ट्रांजेक्शन है वो कैंसिल कर रही है एंटिटी तो कैंसिलेशन कंपनसेशन एम्प्लॉयज को पे करना पड़ेगा. एम्प्लॉयज को तो लगता है कि आगे जाके हमें शेयर्स मिलेंगे लेकिन बीच में कंपनी ने बोला कि नहीं ये जो स्कीम है हमारी ईसॉप की हम कैंसिल कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज को कुछ तो कंपनसेशन देना पड़ेगा. तो जितना टोटल कैंसिलेशन कंपनसेशन है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम एसबीपी रिजर्व में से कितना अपन उसको हटा रहे हैं. एसबीपी रिजर्व में कितना है अमाउंट जिसको अपन ले सकते हैं कैंसिलेशन कंपनसेशन पे करने के लिए. तो जितना बचा अमाउंट लेस जितना डेफिशिट रह गया उसको कहाँ डाल देंगे पीएनएल में डाल देंगे. लेकिन इफ अमाउंट पेड ऑन कैंसिलेशन इज लेस देन ए प्लस बी देन बैलेंस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग्स. बैलेंस अमाउंट कहाँ चला जाएगा रिटेन अर्निंग में चला जाएगा. चलो नेक्स्ट हमारा ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान. इसी इंड एस 102 में अगर पेरेंट इशू कर रही है इट्स ओन शेयर टू सब्सिडरी एम्प्लॉयज एट ईसॉप यानी पेरेंट सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को ईसॉप के अंडर शेयर्स इशू कर रही है तो पेरेंट की बुक्स में क्या आएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी पे शो होगा टू एसबीपी रिजर्व वही सेम इक्विटी. और ये क्योंकि इशू कर रही है एसबीपी रिजर्व इक्विटी टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी सिक्योरिटी नॉर्मल एंट्रीज. इनके एम्प्लॉयज को मिल रहा है तो क्या कर देंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू पीएनएल टू कैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट. समझ में आ गई बात आपको. तो बेसिकली क्या किस तरह से एंट्री कैंसिल हो रही है. देखो यहाँ पे सब्सिडरी पेरेंट का रिलेशनशिप आ गया ना तो ये वाली एंट्री इस एंट्री से कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पर तो क्या रह जाएगा हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू एसबीपी रिजर्व वही वाली एंट्री बेसिक जो अपन नॉर्मल पढ़ते हैं. बस यहाँ पे पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप आ गया इसलिए ये वाले दो लेजर्स भी इसमें इंक्लूड हो गए कि पेरेंट और बुक्स में सब्सिडरी के लिए पेरेंट कुछ भी कर रही है तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और अगर सब्सिडरी में पेरेंट की तरफ से कुछ भी आ रहा है तो क्या होगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा. सेम उसका उल्टा है यहाँ पर. अगर सब्सिडरी इशू कर रही है तो बुक्स पेरेंट बुक्स में क्या आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या आ जाएगा टू एसबीपी रिजर्व. लेकिन क्योंकि सब्सिडरी पेरेंट को कुछ दे रही है तो सब क्या आ गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे क्या आ जाएगी पेरेंट की डिविडेंड इनकम. बाकी वाली एंट्री सेम. जो इशू करेगा शेयर बेसिकली वही तो वाली एंट्री करता है. जो इशूइंग एंटिटी होती है भाई जो अपन इंड एस 102 की इसमें अकाउंटिंग करते हैं तो इंड एस 102 में अपन उस एंटिटी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करते हैं जो ईसॉप इशू कर रही है. तो जो ईसॉप इशू कर रही है उसी की बुक्स में तो सॉरी ये वाली एंट्रीज होंगी ये वाली और ये वाली. तो यहाँ कौन कर रहा है पेरेंट कर रहा है पेरेंट की बुक्स में हो गई. यहाँ कौन कर रहा है सब्सिडरी कर रहा है सब्सिडरी की बुक्स में हो गई. सिंपल.
अगर कैश का कोई एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो रहा है ऊपर वाली एंट्रीज में, तो डू सेम एंट्रीज एज अबव एंड बैलेंसिंग अमाउंट विल गो टू पेरेंट एंड सब्सिडियरी अकाउंट, जैसे इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी। मतलब बेसिकली अगर कैश में कुछ लेन देन हो रही है तो उसको आप ऊपर कैश इंक्लूड कर दो, बाकी एंट्रीज वगैरह सब सेम रहेंगी। ठीक है, जो भी बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा वो इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी या फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से भी लेन देन है, जैसे पेरेंट सब्सिडियरी को दे रहा है, सब्सिडियरी पेरेंट को दे रहा है, उस हिसाब से उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर एसबीपी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड ईसॉप ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेप 1 में अपन गुड्स एंड सर्विसेज को फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड कर देंगे, और सेकंड वही ईसॉप का एडजस्टमेंट। तो कैसे होगा, अगर इक्विटी सेटल्ड है तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टू एसबीपी रिजर्व, सेम एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी में, वही सेम चीज, बस यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस आ जाएगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज में अपन ईसॉप इशू हो रहा है। सेम कैश सेटल्ड है, वही गुड्स एंड सर्विस टू एसबीपी लायबिलिटी, एसबीपी लायबिलिटी टू कैश बैंक, बेसिक एंट्रीज। लेकिन गुड्स एंड सर्विस किस पे रिकॉर्ड होंगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे। चलो नेक्स्ट हमारा इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट चार्ज ऑन डेफर्ड कंसीडरेशन अगर पीसी में इंक्लूड हो रहा है हमारे परचेज कंसीडरेशन में, कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा उसका इंटरेस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है, जैसे लीगल फी, फाइंडर्स फी, ड्यू डिलिजेंस कॉस्ट, अकाउंटिंग की फी, कहाँ जाएगी, पीएनएल में जाएगी, पीसी का पार्ट नहीं होती है। सेटलमेंट लॉस, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का कोई सेटलमेंट लॉस है, पीएनएल में जाएगा। अगर चेन स्टेप अप एक्विजिशन के केस में प्रीवियसली हेड इक्विटी इंटरेस्ट जो है उसमें फेयर वैल्यू में और जो कैरिंग अमाउंट है उसमें कोई डिफरेंस है, वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेड इक्विटी इंटरेस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियसली हेड इक्विटी इंटरेस्ट इन स्टेप अप एक्विजिशन, वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। स्टेप अप एक्विजिशन मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा जरूर, जैसे स्टेप वाइज अगर पेरेंट सामने वाली को एक्वायर करा, जैसे मान लो अभी 20% मैंने इंक्लूड एक्वायर करा, 6 महीने बाद मैंने और उसका 25% ले लिया, 6 महीने बाद मैंने फिर उसका 10% लिया, स्टेप वाइज मैं एक्वायर कर रहा हूँ। तो जिस टाइम पे हमारे पास 50% ज़्यादा आ जाता है स्टेक, वो हमारी क्या हो जाती है, डेट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है। उसी डेट पे अपन इंडेक्स 103 की उसमें अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें अपन चेक करते हैं कि जो हमारा फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेड इंटरेस्ट है क्या उसमें, और जो हमारी कैरिंग अमाउंट अभी तक की बैलेंस शीट में शो हो रहा था प्रीवियसली हेड इंटरेस्ट का, अगर वो उसमें कोई डिफरेंस है तो उसका गेन लॉस कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, इंडेक्स 105 नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। In the event of changes in the plan to sale, difference between existing carrying amount and new carrying amount will be recorded in P&L. अगर चेंजेस इन द प्लान टू सेल हो रहा है, यानी पहले अभी तक हेल्ड फॉर सेल ही था वो, लेकिन अब नहीं है, तो अपन क्या करेंगे उसमें एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट जो भी है, न्यू कैरिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं उसमें अपन, कि भाई साहब जो अपन ने पहले असेट लिया था सबसे पहले, अगर वो बिल्कुल भी अगर कभी भी वो अगर नॉन करेंट असेट हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं होता तो आज उसका कैरिंग अमाउंट कितना होता, तो उन दोनों कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या जाएगा, पीएनएल ओसीआई में देख लेते हैं। फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस इनकम, जो बेसिक अपन फाइनेंशियल लायबिलिटीज फाइनेंशियल एसेट में अपन जो फाइनेंस चार्जेस फाइनेंस इनकम चार्ज करते हैं, कहाँ जाती है, पीएनएल में जाती है। अगर एम्प्लॉयर ने लोन दिया एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे, तो अपोर्शन होगी जो प्रीपेड स्टाफ का जो डिफरेंस निकल के आता है हमारा फेयर वैल्यू का और ट्रांजैक्शन प्राइस का, वो कहाँ जाता है, पीएनएल में रिकॉर्ड होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट। सेम लेसर लेसी के केस में जो आरओयू असेट होता है वो डेप्रिसिएशन के रेशियो में कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है ओवर द लीज पीरियड। अगर सब्सिडरी ने लोन दिया पेरेंट को तो इट विल बी नेचर ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सब्सिडरी पेरेंट को कुछ भी दे रहा है तो सब्सिडरी के लिए क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, तो कहाँ जाएगा, रिटेन अर्निंग्स ऑफ पेरेंट में वो चला जाएगा पेरेंट की बुक्स में, अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को कुछ लोन दिया है तो। समझ में आ गई बात। चलो, अगर एफईटी ओसीआई के अंडर फाइनेंशियल एसेट हमारा वैल्यू हो रहा है तो कहाँ जाता है उसका फेयर वैल्यू गेन लॉस, ओसीआई में जाता है। अब ये जो ओसीआई का बैलेंस है, ये जो ओसीआई का बैलेंस है उसकी बात हो रही है, ओसीआई रिजर्व बैलेंस ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, नॉर्मल किसी भी तरह का कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो तो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। लेकिन अगर वो इररिवोकेबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, हम ये पढ़ते हैं उसमें, अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर है तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसको एफवीटी ओसीआई पे मेजर कर सकते हैं। नॉर्मली एफवीटीपीएल पे मेजर होता है ये, ठीक है, लेकिन उसमें अपने पास एक ऑप्शन होता है, इररिवोकेबल चॉइस होती है कि उसको अपन एफईटीओसीआई पर भी, मतलब एफईटीओसीआई पर ही मेजर कर सकते हैं कि इररिवोकेबल होता है, आगे जाकर के चेंज नहीं हो सकता। तो क्योंकि एफईटीओसीआई पे मेजर हो रहा है तो उसके फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई में जाएंगे, तो उस केस का जो ओसीआई का बैलेंस है वो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में जाएगा, वो पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं होगा। नॉर्मल जो ओसीआई का बैलेंस है वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन अगर इररिवोकेबल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला ओसीआई तो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पीडीएफ आपको थोड़ी बहुत तो यूजफुल लग रही होगी, जहाँ पर भी पीएनएल ओसीआई रिटेन अर्निंग्स वर्डिंग्स आते हैं, कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूजन रहता ही है। ठीक है, चलो, फाइनेंशियल एसेट वैल्यूड एट एफईटीपीएल मेथड, किसी भी तरह की फाइनेंस इनकम अपने को हो रही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गेन वगैरह सब कुछ कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा, एफईटीपीएल ही मेथड का नाम है।
कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में अगर वो रिडीमेबल इन कैश है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो उसका जो इक्विटी कंपोनेंट है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसमें लायबिलिटी और इक्विटी दोनों कंपोनेंट होते हैं, तो उसका जो इक्विटी कंपोनेंट है वो रिडेम्पशन के टाइम पे कहाँ चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। ठीक है, अगर अर्ली रिडेम्पशन हो रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट पे किसी भी तरह का गेन लॉस है वो कहाँ जाता है, पीएनएल में। अगर इक्विटी कंपोनेंट पे किसी भी तरह का गेन लॉस है तो वो कहाँ जाता है, इक्विटी में। अर्ली रिडेम्पशन का क्वेश्चन होपफुली आपने जरूर करा होगा। ठीक है, चलो मॉडिफिकेशन के टाइम पे किसी भी तरह का गेन लॉस है, पीएनएल में डाल दो। डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट के केस में किसी भी तरह का गेन लॉस है, पीएनएल में डाल दो। ये आपको लगा होगा ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, क्यों इंक्लूड करें, बस मेरे को लगा कि यहाँ पे पीएनएल वर्डिंग्स आ रही है, पीएनएल में जाता है तो चलो इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया जाए, ये इस पीडीएफ का एसेंस है। तो चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इट्स सेटलमेंट इज डन थ्रू पीएनएल। चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इट्स सेटलमेंट, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ये मेरे को गलत हो गया यहाँ पे, ये है फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी हमारी एफईडीपीएल में मेजर होती है ना, तो उसकी फेयर वैल्यू में चेंजेस कैलकुलेट करते हैं अपन ईयर बाय ईयर, पीरियड बाय पीरियड। तो वो जो भी फेयर वैल्यू के चेंजेस होते हैं और उसका जब सेटलमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, पीएनएल में जाता है। ये पीडीएफ जब मैं अपलोड करूँगा तब मैं उसको यहाँ पे सही कर दूंगा, यहाँ पे फाइनेंशियल गारंटी आएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल गारंटी। डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी अपन क्रिएट करते हैं, पीएनएल के थ्रू क्रिएट करते हैं। कैश फ्लो हेज रिजर्व का जो ओसीआई का बैलेंस होता है वो कहाँ जाता है, पीएनएल में जाता है। फेयर वैल्यू हेज का जो पीएनएल का बैलेंस होता है वो नॉर्मली पीएनएल में जाता है। कैश फ्लो हेज रिजर्व में जो ओसीआई का बैलेंस क्रिएट होता है वो पीएनएल में जाता है, और प्रॉफिट लॉस ऑन फेयर वैल्यू हेज इस कहाँ जाता है, ट्रांसफर टू पीएनएल। अगर रिक्लासिफिकेशन हो रहा है फाइनेंशियल एसेट का, तो अगर एएसएम यानी अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से एफईटी ओसीआई पे जा रहा है तो फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई में डाल दो, नॉर्मल। अगर एफईटी ओसीआई से एसीएम में जा रहा है तो टिल डेट अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस है, अगर टिल डेट किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस है तो उसको ओसीआई, अगर ओसीआई एनी टिल डेट प्रॉफिट लॉस, ओसीआई का जो अगर प्रॉफिट लॉस है कोई भी अभी तक का, तो उसको अपन रिवर्स कर देंगे उस एफईटी ओसीआई एसेट की वैल्यू से। क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी यूट्यूब पे इसका कर रखा है। और बाकी किसी भी तरह का कन्वर्जन हो रहा हो, किसी भी तरह का रिक्लासिफिकेशन हो रहा हो, हर चीज में जो ट्रांसफर फेयर वैल्यू गेन लॉस होगा वो पीएनएल में जाएगा। सिर्फ ये दो केसेस में, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से एफईटी ओसीआई में जा रहा है तो अपन फेयर वैल्यू गेन लॉस ओसीआई में डाल देंगे, और अगर एफईटी ओसीआई से एसीएम में जा रहा है, पहले वाले केस का उल्टा पार्ट, और अगर उसमें टिल डेट कोई प्रॉफिट लॉस एग्जिस्ट कर रहा है ओसीआई का तो उसको अपन रिवर्स कर देंगे, यानी अगर प्रॉफिट है तो रिवर्स होगा, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगर लॉस है तो अपन उस तरह से उस अकॉर्डिंग, अगर प्रॉफिट लॉस है तो उसमें अपन एफईटी ओसीआई एसेट की वैल्यू को डेबिट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और अगर किसी भी किसी भी दूसरे तरीके का इसमें रिक्लासिफिकेशन हो रहा है, जैसे एसीएम टू एफईटीपीएल, एफईटीपीएल टू एसीएम, एफईटीपीएल टू एफईटी ओसीआई, एफईटी ओसीआई टू एफईटीपीएल, इन सारे केसेस में जितने भी फेयर वैल्यू गेन लॉसेस निकलेंगे वो सब कुछ कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा इंडेस 110, 111 और 28 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको कहा था शुरुआत में वीडियो के कि एक चैप्टर इसमें ऐसा है जिसमें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, वो कौन सा है, इंडेस 110। क्यों नहीं करा मैंने इसमें इंक्लूड उसको, मैंने उसको सिर्फ इसलिए नहीं करा क्योंकि उसमें बेसिकली पूरे के पूरे चैप्टर में ही यही है, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, प्रॉफिट लॉस। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी क्या होता है, बेसिकली पेरेंट का पीएनएल होता है, तो मैंने उसमें तो वो चैप्टर में ही बेसिकली सब कुछ यही है। तो अगर मैं उसमें से हर चीज़ को यहाँ पर उठाने लग गया तो पहली बात तो ये पीडीएफ बहुत बड़ी हो जाएगी, दूसरी बात इस पीडीएफ का जो मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा इंडेस 110 है उसके नोट्स ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ये वाले। ठीक है, इसमें बेसिकली है ही पूरे चैप्टर में यही कि कंसोलिडेटेड इक्विटी में कितना जाएगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल में कितना जाएगा, पीएनएल में क्या एडजस्ट होगा, प्री पोस्ट में क्या होगा, ये आपको पता होगा। तो आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हो, इसका एक कोई रिकैप भी यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसमें से इसको देख सकते हो, और ये वाले नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ इसी चैप्टर को इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं करा क्योंकि इस पीडीएफ का जो मीनिंग है, इस पीडीएफ का जो एसेंस है वो खत्म हो जाता अगर मैं उसका भी सारा कंटेंट इसमें डाल देता तो, क्योंकि बेसिकली बहुत कुछ ही आ जाता। ठीक है, तो उसको वापस से इसमें डिस्कस करना बेकार है, टाइम वेस्टिंग है। नेक्स्ट हमारा लास्ट इंडेस 116 लीजेस। किसी भी तरह की फाइनेंस कॉस्ट चार्ज हो रही है लीज लायबिलिटी पे और आरओयू एसेट का डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफ आरओयू एसेट सेम एज इंडेस 16। अगर आरओयू एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे वैल्यू करा तो वही बड़ी वाली टेबल जो अपन ने इंडेस 16 में बढ़ी थी, इनिशियल रिवैल्यूएशन और सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन वाली। ठीक है, लेसर की अकाउंटिंग, अगर ऑपरेटिंग लीज है तो लीज इनकम का डालेगा लेसर, पीएनएल में डालेगा, और डेप्रिसिएशन भी वो चार्ज करेगा क्योंकि वो लेसर के पास ही रहता है उस केस में असेट, वो भी कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। फाइनेंस लीज का कंसेप्ट है तो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज एंड कैरिंग अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। और लीज इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द लीज पीरियड इन पीएनएल नॉर्मल। डीलर लेसर का केस है अगर तो वही गेन लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। बेसिक सी नॉर्मल सी बातें हैं ये सब, पीएनएल वाले तो लगभग सभी बेसिक हैं, तो मेन जो था इसमें ओसीआई और रिटेन अर्निंग वाला ही था बस। ठीक है, और किसी भी तरह का गेन लॉस है अगर हमारे सेल एंड लीज बैक के केस में तो वो भी कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा।
तो मैंने बेसिकली इस PDF को रीड ही करा है इसमें, ये अज्यूम करते हुए कि आपने एक बार कोर्स पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। जहाँ पर भी अपने PNL OCI रिटेन अर्निंग वर्डिंग्स आ रहे थे पूरे FR में, मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश पूरी करी है कि मैं सब कुछ इसमें डाल दूँ अलग अलग इंडेक्स के लिए। मैं उम्मीद करूँगा ये PDF आपके लिए यूजफुल होगी, ठीक है। इंडेक्स 110 अगर आपको समझना हो तो आप PDF से समझ सकते हैं, वैसे वो PDF भी सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। वो मतलब आपको बिना वीडियो के समझ में आ जाएगी। ये वाली PDF भी आपको बेसिकली बिना वीडियो के समझ में आ जाएगी, वो तो किसी की नहीं होती अगर इतना टाइम नहीं हो किसी के बाद देखने का वीडियो, तो पर्सपेक्टिव से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बाकी PDF तो ऐसी होती है कि भाई आप डायरेक्ट डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। एक जो इसमें गलती हुई मेरी फाइनेंशियल गारंटी की, वो मैं रिकॉर्ड उसको मैं अपलोड करता हूँ, उसको सही कर दूंगा। थैंक यू सो मच।